सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी जमीन के मालिक हैं, आपके पास सारे कागजात है, रजिस्ट्री आपके नाम पर है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपने मान लीजिए 12 साल तक उस जमीन की ओर पलट कर भी नहीं देखा, कोई और उस जमीन का कानूनी मालिक बन जाए। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय कानून का एक बहुत ही विवादास्पद और सच कहूं तो हैरान कर देने वाला सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत का नाम है एडवर्स पोजेशन, यानी कि प्रतिकूल कब्जा। एडवर्स पोजेशन। हाँ, एक ऐसा कानून जो कहता है कि कभी-कभी कब्जा भी मालिकाना हक को जन्म दे सकता है। आज हम इसी दिलचस्प और थोड़े अजीब लगने वाले कानून की हर परत को खोलेंगे, समझेंगे कि ये है क्या, क्यों बनाया गया और ये असल में काम कैसे करता है। बिल्कुल। और देखिए, ये विषय सिर्फ जमीन जायदाद के मालिकों के लिए नहीं है। जो स्टूडेंट्स एलएलबी, जुडिशरी या एआईबी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बेहद जरूरी टॉपिक है। यहाँ से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। इसे समझे बिना प्रॉपर्टी कानून की एक बहुत बड़ी पहेली अधूरी रह जाएगी। चलिए तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एडवर्स पोजीशन आखिर है क्या, मतलब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है। इसको समझने के लिए एक बहुत पुरानी कहावत याद रखिए। बताइए। कानून सोए हुए मालिक की नहीं, बल्कि जागते हुए कब्जेदार की मदद करता है। अच्छा। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बिना किसी कानूनी हक के एक तय समय तक कब्जा बनाए रखता है और उसका कब्जा कुछ बहुत जरूरी शर्तें पूरी करता हो, जैसे वो खुला हो, लगातार हो और सबसे जरूरी असली मालिक की मर्जी के खिलाफ हो, तो एक समय के बाद कानून उस कब्जा करने वाले को ही मालिक मान लेता है। एक मिनट, मतलब अगर किसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया और मैं 12 साल तक, जैसा आपने कहा, सोती रही, तो कानून मेरी मदद करने की बजाय कब्जा करने वाले को इनाम देगा? ये तो सुनने में ही गलत लग रहा है। आपका रिएक्शन बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन कानून के पीछे एक बहुत गहरी सोच है। एक बहुत प्रसिद्ध लैटिन कहावत है, विजिलेंटिबस नॉन डोर्मिएंटिबस जुरास वेन्यूंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कानून सतर्क लोगों की मदद करता है, सोने वालों की नहीं। कानून ये मानकर चलता है कि अगर आप अपने अधिकारों को लेकर इतने लापरवाह हैं, तो शायद आप उन अधिकारों के हकदार भी नहीं हैं। ये तो बहुत बहुत कठोर तर्क है। आखिर ऐसा कानून बनाया ही क्यों गया? इसके पीछे क्या सोच थी? मतलब किसी कब्जा करने वाले को मालिक बनाने से समाज का क्या भला हो सकता है? आपका सवाल बहुत वाजिब है और इसी में इस कानून का पूरा सार छिपा है। इसके पीछे एक नहीं बल्कि 3 मुख्य कानूनी विचारधाराएं यानी जूरिस्प्रूडेंस काम करती हैं। अच्छा। सबसे पहला है यूटिलिटेरियन थ्योरी। यूटिलिटेरियन मतलब यूटिलिटी, जमीन का इस्तेमाल होना चाहिए। एकदम सही। समाज के लिए जमीन का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। कल्पना कीजिए, एक आदमी है राजेश, जो शहर में रहता है और गांव में उसकी जमीन सालों से बंजर पड़ी है। वो कभी उसे देखने तक नहीं जाता। दूसरी तरफ सुरेश नाम का एक गरीब किसान उसी जमीन पर 20 साल से खेती कर रहा है, अपना घर चला रहा है। तो यह सिद्धांत कहता है कि कानून को उस सुरेश को प्राथमिकता देनी चाहिए जो जमीन को प्रोडक्टिव बना रहा है, ना कि उस राजेश को जिसने उसे बेकार छोड़ रखा है। लेकिन ये तो सीधे सीधे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा करने को बढ़ावा देना हुआ ना। हाँ, ये एक पहलू है। समाज के फायदे के नाम पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार कैसे छीना जा सकता है? यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है, सर्टेनिटी एंड स्टेबिलिटी, यानी निश्चितता और स्थिरता। कानून चाहता है कि जमीन के मालिकाना हक को लेकर सालों पुराने विवाद खत्म हो। अगर सुरेश उस जमीन पर 25-30 साल से रह रहा है, तो एक समय के बाद ये मान लिया जाना चाहिए कि अब वही मालिक है। इससे समाज में एक स्थिरता बनी रहती है। आप 50 साल पुराने मामले को फिर से नहीं खोल सकते, वरना कभी कोई विवाद खत्म ही नहीं होगा। अच्छा, तो समाज में स्थिरता बनाए रखने के लिए पुराने विवादों को खत्म करना जरूरी है, ये तो समझ आता है। लेकिन क्या इसमें उस मालिक को सजा देने जैसा कोई पहलू भी है जो लापरवाह था? बिल्कुल, और वही हमारा तीसरा सिद्धांत है, पेनलाइजिंग इनएक्शन, निष्क्रियता को दंडित करना। हाँ, ये सिद्धांत उन मालिकों को, मतलब हमारे उदाहरण में राजेश जैसे लोगों को, एक तरह से दंडित करता है। अगर आपकी जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है और आप 12 साल तक चैन की नींद सो रहे हैं, तो कानून मानता है कि आप अपने मालिकाना हक को लेकर गंभीर नहीं थे। एक तरह से यूज इट और लूज इट का सिद्धांत है। तो मतलब कोई भी जाकर किसी की जमीन पर बैठ जाए तो वो मालिक बन जाएगा? मुझे लगता है यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। ये इतना आसान तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस कानून का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इतनी सख्त शर्तें तय की हैं कि इसे साबित करना बेहद मुश्किल काम है। अच्छा। हाँ,
इन्हें मजाक में पंचशील ऑफ एडवर्स पोजेशन भी कहा जाता है, मतलब 5 सिद्धांत। और ध्यान रहे, ये 5 शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। एक भी कम हुई तो दावा तुरंत खारिज। पंचशील, ये तो सुनने में बहुत गंभीर लगता है। मतलब कानून ने इसे इतना मुश्किल बना दिया है कि कोई आसानी से किसी की जमीन पर कब्जा ना कर सके। तो पहली शर्त क्या होगी? कब्जा असल में होना चाहिए, यही ना? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पहली शर्त है एक्चुअल पोजीशन, यानी वास्तविक कब्जा। कब्जा सिर्फ कहने भर का ना हो। सुरेश का उस जमीन पर फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए, जैसे कि उस पर घर बना लेना, खेती करना या बाउंड्री बना देना। ऐसा कुछ जिससे साफ दिखे कि वो जमीन उसके कब्जे में है। ठीक है, कब्जा असल में दिखना चाहिए। और दूसरी शर्त? ये भी जरूरी होगा कि वो ये सब चोरी छिपे ना कर रहा हो। एकदम। दूसरी शर्त है ओपन एंड नोटोरियस, यानी खुला और सार्वजनिक। कब्जा चोरी छिपे नहीं होना चाहिए। वो इतना खुला हो कि दुनिया और खासकर असली मालिक यानी राजेश अगर कभी उस तरफ आए तो उसे पता चल सके। सही बात है। और कब्जा कितने समय तक होना चाहिए? ये 12 साल वाली बात यहीं आती है क्या? हाँ, यहीं पर तीसरी शर्त आती है कंटिन्यूअस, यानी लगातार। कब्जा बिना किसी रुकावट के तय समय तक जारी रहना चाहिए। भारत में द लिमिटेशन एक्ट के तहत प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए ये समय 12 साल है और सरकारी जमीन के लिए 30 साल। अच्छा, सरकारी जमीन के लिए 30 साल। जी। और ऐसा नहीं हो सकता कि सुरेश 2 साल कब्जा करे, फिर 1 साल के लिए कहीं चला जाए और फिर वापस आकर दावा करे। उसे 12 साल तक लगातार वहां रहना होगा। ठीक है, अब अगली शर्त पर आते हैं जो मुझे हमेशा थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। हॉस्टाइल पोजेशन। हॉस्टाइल का मतलब तो दुश्मनी होता है। क्या इसका मतलब है कि कब्जा करने वाले और मालिक में लड़ाई झगड़ा होना जरूरी है? नहीं नहीं, ये एक बहुत आम कंफ्यूजन है। कानून में हॉस्टाइल का मतलब लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं है। इसका कानूनी मतलब है कि कब्जा असली मालिक की इजाजत के बिना और उसके हक के खिलाफ होना चाहिए। अच्छा, मतलब परमिशन के बिना। हाँ, अगर राजेश ने सुरेश को अपनी जमीन पर किराएदार के तौर पर या देखभाल करने वाले के तौर पर रखा है, तो वो कब्जा 50 साल बाद भी हॉस्टाइल नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो मालिक की सहमति से है। बिल्कुल। कब्जा करने वाले यानी सुरेश की नीयत ये होनी चाहिए कि वो खुद को मालिक समझ रहा है, असली मालिक को नहीं। अच्छा, तो ये नियत का सवाल है। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। और आखिरी शर्त क्या है? आखिरी और 5वीं शर्त है एक्सक्लूसिव, यानी एकमात्र कब्जा। एक्सक्लूसिव? हाँ, मतलब उस जमीन पर सिर्फ कब्जा करने वाले का ही नियंत्रण हो, किसी और का नहीं, और खासकर असली मालिक का भी नहीं। अगर राजेश भी साल में एक बार आकर अपनी फसल का हिस्सा ले जाता है तो फिर सुरेश का कब्जा एक्सक्लूसिव नहीं माना जाएगा और उसका दावा वहीं खत्म। तो ये 5 शर्तें एक्चुअल, ओपन, कंटिन्यूअस, हॉस्टाइल और एक्सक्लूसिव एक साथ पूरी होनी जरूरी है? जी हाँ, एक साथ। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है जो मुझे लगता है केस लॉ से ही साफ होगा। क्या प्रतिकूल कब्जे का दावा सिर्फ बचाव में किया जा सकता है या इसे आधार बनाकर कोई व्यक्ति खुद कोर्ट जाकर मालिकाना हक मांग सकता है? मतलब क्या ये सिर्फ एक ढाल है या एक तलवार भी है? ये इस टॉपिक का सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं विकसित होता हुआ पहलू है। पहले गुरुद्वारा साहिब वर्सेस ग्राम पंचायत के 2014 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एडवर्स पोजेशन एक ढाल है, तलवार नहीं। इसका मतलब हुआ कि अगर असली मालिक राजेश 12 साल बाद सुरेश को निकालने के लिए केस करता तो सुरेश अपने बचाव में वो कह सकता था कि मैं 12 साल से प्रतिकूल कब्जे में हूं, अब आप मुझे नहीं निकाल सकते। वो इसे सिर्फ एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता था। तो वो खुद से कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकता था कि मुझे मालिक घोषित करो? नहीं कह सकता था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। रविंदर कौर ग्रूवल वर्सेस मंजीत कौर के 2019 के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच ने इस पूरी स्थिति को पलट कर रख दिया। एक मिनट, मतलब अब कब्जा करने वाला खुद कोर्ट जाकर कह सकता है कि ये जमीन मेरी है? ये तो पूरा खेल ही पलट गया। एकदम सही। इस केस के बाद कोर्ट ने कहा कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कब्जा करने वाला व्यक्ति यानी हमारा सुरेश अब खुद भी कोर्ट में सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल कर सकता है। मालिकाना हक की घोषणा का मुकदमा। जी, यानी अब ये ढाल के साथ साथ तलवार भी बन गया है। अब वो प्रोएक्टिव होकर अपना हक मांग सकता है। वाह, इसे याद रखने के लिए एक मेमोरी हुक है। ग्रेवाल ने गेम बदल दिया। ग्रेवाल केस ने पुराने नियम को पूरी तरह से पलट दिया। ग्रेवाल ने गेम बदल दिया। ये तो सच में बहुत बड़ा बदलाव है।
लेकिन ये सब सुनकर अभी भी मन में एक सवाल है, क्या अदालतें इस कानून को पसंद करती हैं? क्योंकि ये सुनने में तो एक ईमानदार मालिक के खिलाफ और एक कब्जा करने वाले के पक्ष में लगता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है और अदालतें भी काफी हद तक यही सोचती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कई बार इस सिद्धांत की बहुत कड़ी आलोचना की है। सच में? हाँ, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस मुकेश कुमार के 2011 के केस में कोर्ट ने इसे एक बेईमान अवधारणा, अ डिसऑनेस्ट कॉन्सेप्ट और गलत काम करने वालों को इनाम देना तक कह दिया था। बेईमान अवधारणा, ये तो बहुत मजबूत शब्द है जो सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, और यही नहीं, हेमाजी वघाजी जाट वी भिखाभाई के 2009 के केस में कोर्ट ने इसे एक कठोर सिद्धांत, अहाश डॉक्ट्रिन माना और संसद से इस कानून में सुधार करने या इसे खत्म करने की अपील भी की थी। तो अदालतें इसे कानून के तौर पर लागू तो करती हैं क्योंकि ये लिमिटेशन एक्ट का हिस्सा है, लेकिन बहुत सावधानी और सख्ती के साथ। तो ये साफ है कि कोर्ट इसे मजबूरी में ही लागू करता है और शायद इसीलिए इसे साबित करना इतना मुश्किल बनाया गया है। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला और इसीलिए एक आखिरी और सबसे अहम बात समझना जरूरी है और वो है बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी साबित करने की जिम्मेदारी, सबूत का बोझ। हाँ, एडवर्स पोजीशन साबित करने का सारा बोझ 100% हमेशा उस व्यक्ति पर होता है जो इसका दावा कर रहा है, यानी सुरेश पर। उसे ही कोर्ट में चीख चीख कर साबित करना होगा कि उसका कब्जा किस तारीख को शुरू हुआ, कैसे वो मालिक के प्रतिकूल यानी हॉस्टाइल था और कैसे उसने 12 साल की अवधि एक एक दिन बिना किसी रुकावट के पूरी की। तो मतलब कि देख पूरी तरह से कब्जा करने वाले के खिलाफ है, उसे हर एक शर्त को हर एक दिन के लिए साबित करना होगा। ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, और यही इस कानून का संतुलन है। तो आज हमने एडवर्स पोजेशन के लगभग हर पहलू को छुआ। चलिए एक बार जल्दी से मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ याद रहे, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, एक त्वरित रिवीजन कर लेते हैं। एडवर्स पोजेशन क्या है संक्षेप में? लंबे, खुले, लगातार और मालिक की मर्जी के खिलाफ कब्जे से मालिकाना हक मिलना। और इसके पीछे की सोच? 3 कारण: जमीन का इस्तेमाल हो, पुराने विवाद खत्म हो और लापरवाह मालिक को सजा मिले। और वो 5 शर्तें? पंचशील, एक्चुअल, ओपन, कंटिन्यूअस, हॉस्टाइल और एक्सक्लूसिव, ये पांचों एक साथ चाहिए। समय सीमा? प्राइवेट जमीन के लिए 12 साल, सरकारी जमीन के लिए 30 साल। और सबसे जरूरी, ढाल वर्सेस तलवार। और गुरुद्वारा साहिब केस में सिर्फ ढाल था, लेकिन रविंदर कौर ग्रेवाल केस ने इसे तलवार भी बना दिया। हमारा मेमोरी हुक, ग्रेवाल ने गेम बदल दिया। और कोर्ट का नजरिया? कोर्ट इसे बेईमान और कठोर सिद्धांत मान चुका है। और सबूत का बोझ? हमेशा दावा करने वाले पर होता है। वाकई में कानून कैसे सामाजिक वास्तविकताओं और सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, एक तरफ वो राजेश है, एक एब्सेंटी लैंडलॉर्ड जिसके पास जमीन के सारे कागज हैं, लेकिन उसे अपनी जमीन की कोई परवाह नहीं, वो 25 साल से कभी पलट कर नहीं देखा। दूसरी तरफ वो सुरेश है जो पिछले 25 सालों से उस जमीन पर घर बनाकर रह रहा है, उस पर खेती कर रहा है और उस जगह को ही अपना सब कुछ मानता है। न्याय के तराजू में किसका पलड़ा भारी होना चाहिए? एक कागजी अधिकार का जो सिर्फ फाइलों में जिंदा है, या सालों की उस वास्तविक हकीकत का जो जमीन पर दिख रही है? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है और इसी कश्मकश में एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत आज भी जिंदा है। ये जानकारी आपको दी है जीनत परवीन और मोहम्मद रहबर कुरैशी ने। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल वकील साहब को सब्सक्राइब करें।